हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज हम हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। राइट। तो अभी आपको पता ही है कि यूट्यूब में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट मेक्स दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस डिफरेंट, तो मैं आपको डे वन ऑफ दिस इनिशिएटिव ही बताना चाहूंगी क्यों डिफरेंट है, एंड आप खुद ही देख लेना दूसरों के साथ देखकर कि देखो, आप न्यूज़पेपर एनालिसिस में अगर 20 to 25 मिनट्स दे रहे हो ना, तो इट शुड बी लाइक, पढ़ाई तो हाँ होती रहेगी, बट थोड़ा सा मस्ती करके भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतने मतलब सीरियस मोड में मत पढ़ो कि जिंदगी जीना छोड़ दो, ठीक है। तो वो 20 to 25 ऐसा भी होना चाहिए कि आप अगर चाय पीते पीते भी ये इनिशिएटिव देख रहे हो तो कुछ सीख कर जाओ, ठीक है। एंड इट्स द सोल पर्पस बिहाइंड दिस इनिशिएटिव, ओके। वरना क्यों ही न्यूज़पेपर एनालिसिस लाते हैं, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा है, तो ये लाने की कोई जरूरत थी नहीं एज सच। तो ये पहला है सिलेबस वाइज मैपिंग। जो सारा यूपीएससी एंड एपीएससी जीएस टॉपिक से जो भी न्यूज़ लिंक होगा वहाँ पे ये यहाँ पे ये बताया जाएगा। नो रैंडम हेडलाइंस, मतलब सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। कोई भी रैंडम हेडलाइंस उठा करके हाँ नोट्स में ये भर लो वो भर लो, एंड एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक बल्क ऑफ इररिलेवेंट न्यूज़ वो नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ से 100 टॉपिक्स भी अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 50 टॉपिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प तो होना चाहिए, ठीक है। 50 भी बहुत कम बोल दिया मैंने, क्योंकि 50-50 मैंने पकड़ा है। 60-70% तो यू विल गेट द हेल्प, ठीक है। और रट्टा मारना नहीं है यहाँ पे, बस आपको समझ के सुनना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइट रिफ्रेशमेंट की तरह इसे देखो, खाते पीते शाम के नाश्ते के साथ। आज थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, बट कल से ये 5 से 6 के अंदर, तो 5 PM to 6 PM के अंदर ये डेली आपके लिए लाया जाएगा, एक्सेप्ट संडे। एंड संडे को भी आने वाले दिनों में कुछ इनिशिएटिव होता है तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, ठीक है। दूसरा है जीएस स्टैटिक जीएस बैकग्राउंड प्लस डायनेमिक लिंक। मैंने यहाँ पे हर न्यूज के साथ साथ जीएस जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी उठा के मैं यहाँ पे पीपीटी भरने नहीं वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल बेस्ड हो गए, बॉडीज बेस्ड हो गए, रिपोर्ट बेस्ड हो गए, आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊंगी, ताकि आपकी जो स्टैटिक नोट्स है, देखो स्टैटिक आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो स्टैटिक के जो आपके नोट्स है ना, उसमें ये वाले ऐड कर देना। तो आपका क्या होगा, सीए प्लस स्टैटिक जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और यही एनालिसिस के साथ मैं नोट्स फॉर्मेट में ही आपको पीपीटी दूंगी, ताकि आपको फिर से सुन के मेहनत करके फिर मैगजीन उठाओ फिर वहां से छाटो, नहीं, एक ही काम में आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो आई नो द टाइम इज मनी, ठीक है। तीसरा है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वही स्कीम्स पर्सनालिटी जो भी आता है मैं फैक्ट्स तो बताऊंगी, साथ में एक टॉपिक के साथ एक एमसीक्यू तो मैं देने की ट्राई कर ही रही हूँ, ठीक है। ताकि एमसीक्यू एक प्रैक्टिस करोगे, ये अभी एक है, हफ्ते में कितना हो जाएगा आप खुद ही मान लो, खुद ही देख लो। 1 to 6, लाइक एक दिन अगर आप 5 एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, तो 5 into 6 कितना होता है, आप खुद हिसाब लगा लो, ठीक है। तो ये आपका वीकली हो जाएगा, मंथ में कितना होगा, ईयरली कितना सारा एमसीक्यूज आप कर लोगे। तो आप अगर टाइम नहीं भी निकाल पा रहे हो, यहाँ से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ओके। फिर आता है, मैं करूंगी क्या, एडिटोरियल मेंस पर्सपेक्टिव और पीवाईक्यू ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं कि देखो, एक न्यूज़पेपर में ना हमेशा 3 से 4 एडिटोरियल होते हैं, लेकिन हर चीज हर टाइम पे रेलिवेंट नहीं होता। यू हैव टू सेव योर टाइम, क्यों, क्योंकि टाइम इज योर मनी, है ना। तो आप ना ये 3-4 जो एडिटोरियल होता है, मैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम रिलेवेंट के और से जो इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी, एंड साथ में एक पीवाईक्यू ओरिएंटेशन, पीवाईक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन भी दूंगी, ताकि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। और आने वाले दिनों में मैं एक टेलीग्राम की एक आपको ग्रुप लिंक भी दे दूंगी, आप सबमिट करोगे तो वी विल चेक योर आंसर टू, ठीक है, ताकि फ्री में आपको फीडबैक भी दिया जाए। एंड लास्ट में असम फोकस विथ नेशनल रेलिवेंस। ये क्या है, ताकि स्टेट एंड नेशनल करंट अफेयर्स तो होगी, कहाँ कहाँ से मैंने लिया, आप बोलोगे आप कहाँ से कहीं से भी पढ़ा रहे हो क्या, नहीं। असम ट्रिब्यून, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जो भी यूपीएससी एंड एपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाने में हेल्प करूंगी, ठीक है। तो ये आपको क्यों हेल्प करेगा, अगर मैं क्रक्स बोलूंगी, आपको स्टैटिक प्लस करंट वन गो में आप रिवाइज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ करंट न्यूज के साथ, है ना। तो आपका जो स्टैटिक रिवीजन है, आप रिवाइज कर रहे हो, यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट का कुछ टॉपिक है, अब वहाँ पे मैं अगर कुछ करंट से कुछ
फैक्ट्स दे रही हूँ वो नोट्स में इंक्लूड कर दो, लक्ष्मीकांत के साइड में लिख दो, तो हो गया ना साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो ईयर एंड में आपको उतना बल्कि मैगजीन आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपकी रिटेंशन एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी। देखो लर्निंग को जितना मजेदार बनाओगे ना उतना फायदा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑल दिस एग्जामिनेशंस आर अनसर्टेन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक दो मार्क्स से रह भी गए फिर से दोबारा अटेम्प्ट देना पड़े तो आप मतलब पागल होकर मरी जाओ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, और मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो खुश होकर पढ़ोगे, खुश होकर पढ़ोगे तो एक मार्क्स ज्यादा मिलकर आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, राइट। सो सेव्स योर टाइम एंड टारगेट्स एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, ठीक है, और रेडीमेड कंटेंट फॉर योर नोट मेकिंग, ये तो मैंने कह ही दिया। तो इन सब से देखो आपकी इतनी सारी चीजें फायदेमंद हो रही है, और ये मैं आज ही आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा 5-6 मिनट्स इस वीडियो का थोड़ा लेंथी होगा, बिकॉज मैंने आपको ये बता दिया कि क्यों आपको ये इनिशिएटिव फॉलो करना है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्यों? जीएस प्लस स्टैटिक, साथ में आप स्टैटिक के नोट मेकिंग कर सकते हो क्योंकि मैं टू द पॉइंट दे रही हूँ। मेंस का आपका आंसर राइटिंग भी हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी और साथ में इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर भी दूंगी कि क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। एमसीक्यूज भी हो रहा है, अगर आप अलग से एमसीक्यू नहीं कर रहे हो। देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ टाइम नहीं मिलता ना हमें पढ़ने में, जब हम पढ़ते हैं कि आज तो एमसीक्यू रह गया, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक करोगे तो एक वीक में 30 एमसीक्यू तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ ना तो कुछ सही, ठीक है। एंड साथ ही साथ सारा आपका बर्डन थोड़ा कम होगा, मेंटल हेल्थ भी सही होगा। तो इतनी सारी इनिशिएटिव आपको एक साथ कभी, अगर ठीक है बाकी वीडियोस भी आप देख लेना और ये भी आप देख लेना, एंड यू विल गेट टू नो व्हाई दिस इज डिफरेंट, राइट। एंड ये सिर्फ एक ही सोलो, ये सोल इंटेंशन से बनाया गया है, दैट इज टाइम इज मनी, योर टाइम इज योर मनी, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए आप देख लेना एंड टू द पॉइंट। तो चलो आज का ये कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो है उसकी शुरुआत हम करते हैं, ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर दैट इज 16 जून 2025, हम ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं एक एक करके, ये हमारा मेंस टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, देखो यहाँ पे कम्युनल टेंशन इन धुबरी एंड शूट ऑन साइट ऑर्डर। पढ़ा ही होगा, न्यूज में देखा ही होगा, सुन रहे हो, देख रहे हो। न्यूज में क्या है कि beef allegedly thrown near a temple on this post Eid, and CM Himanta Biswa Sarma elect a huge conspiracy against Assam since independence। तो ये सारा देखो, फिर शूट ऑन साइट ऑर्डर दिया गया, ये सारा न्यूज आप पढ़ते हो। ये सारा न्यूज ना एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक आम आदमी हर कोई जानता ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज, ये जस्ट फॉर द रेफरेंस की हाँ न्यूज में है। अब हमें देखना है, हम एस्पिरेंट है, टाइम इज मनी, तो हमें देखना है एग्जाम के लिए क्या काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर द एग्जाम, एग्जाम में कौन सा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो कम्युनलिज्म। अब अगर मान लो कम्युनलिज्म के ऊपर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आता है कि कम्युनलिज्म क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे लिबर्टी के बारे में पूछा गया पीवाईक्यूज में, वैसे कम्युनलिज्म में पूछ लिया गया। तो इट रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ ए सोशल इंटीग्रेशन, ओके, एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक टेंशन। तो यही तो हो रहा है ना धुबड़ी में। तो ये कम्युनलिज्म दैट इज अंडर जीएस पेपर 3, लेकिन आपको दिखना है कम्युनलिज्म। तो एक न्यूज से आप क्या क्या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के टॉपिक निकाल सकते हो, वही हम देखेंगे। दैट इज सीधी बात, नो बकवास। बाकी कहानी आपको तो पता ही होती है, वो सब देखकर फायदा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में मार्क्स आने से आपको फायदा होगी। तो ये न्यूज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। स्टैटिक में कम्युनलिज्म, जहाँ पे आपने नोट्स बनाया होगा जीएस 1 में सोसाइटी के अंदर, वहां पे ये लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे। जब मेंस एग्जाम होगा तो आप कोट कर सकते हो, राइट, असम पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड अगर स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स में आता है तो कम्युनलिज्म का ये आप डेफिनेशन क्लिक कर सकोगे, राइट। तो ये नोट्स में नोट डाउन करो। मैं ये आज एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज डे 1 है। आई होप फिर आगे आगे आप ये इनिशिएटिव को अपने हित के लिए बहुत अच्छे से यूज करोगे, ठीक है। फिर इस न्यूज के अंदर और क्या आता है, देखो अब रेस्ट्रिक्शंस ये जो हम देते हैं, हम अब बोलोगे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट स्पीच तो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, ठीक है। लेकिन यही आपको चीज याद रखना है, फंडामेंटल राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अभी एग्जाम में आएगा, इसमें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, फंडामेंटल हाँ ये मोमेंट ऑफ स्पीच है तो गलत है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्या है कि स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट देम फॉर रीजंस लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो अभी ये लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉर्टिलिटी डिस्टर्ब हो रखी है ना धुबड़ी में, तो स्टेट कैन
ठीक है। यहाँ पे देखो ये जगह पे सेंटर कैन बोल देंगे आर्टिकल 19 के, लेकिन आर्टिकल 19 विद रिजर्वेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच तो है ही, बट जरूरत पड़ने पे स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड देन इस न्यूज से तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारी एग्जाम पॉइंट, पब्लिक ऑर्डर अंडर स्टेट लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट। एंट्री वन लिस्ट, ये इतनी जरूरत नहीं है, स्टेट लिस्ट में आता है, याद रखना। कौन से शेड्यूल? 7 शेड्यूल, ठीक है। मीनिंग क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इट। मीन्स पब्लिक ऑर्डर अगर दिया जाता है प्रीलिम्स में आपको सवाल कि पब्लिक ऑर्डर सेंटर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेंटेन इट, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स आपको दूसरे न्यूज़पेपर एनालिसिस से सुन लेना, शायद ही मिले ऐसे फैक्ट्स जो आप सीधा टू द पॉइंट नोट में आपका ऐड कर सकते हो। 7 शेड्यूल का लक्ष्मीकांत का पेज निकालो, वहां पे कोने में लिख दो, या फिर जो अपने हैंडमेड्स नोट्स है वहां पे लिख दो कि करंट में ये है, तभी तो आप एक साथ पढ़ पाओगे ना, करंट प्लस स्टैटिक। देन ये न्यूज से और एक क्या चीज निकल के आया, सीआरपीसी सेक्शन 129 एंड 144। अब देखो ये सब दंगे ये सब तो हो ही रहा है, ठीक है। इसमें वन सेक्शन 129 144 आ रहा है, आपने सुन लिया, हाँ, लेकिन होता क्या है वहां पे? आप देख रहे हो कि पुलिस ऑफिसर जो है वहां जाके अगर कोई लोग असेंबली इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे मान लो एक एकदम झूठ बना के खड़े हैं, ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर वहां पे जाके आप देख रहे हो कि उन्हें हटा रहे हैं, चाहे तो फोर्स, इसलिए शूट ऑन ऑर्डर बोला गया ना कि फोर्सफुली भी हो उनको हटाना जाएगा। लेकिन ये सेक्शन कौन सा है? कुछ तो लॉ होगा ना जिसके तहत इन लोगों को पावर मिला हुआ है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस को पावर, दैट इज सेक्शन 129। और सेक्शन 144 क्या करता है कि रेस्ट्रिक्शन की मोमेंट गैदरिंग एंड कर्फ्यूज टू प्रिवेंट थ्रेट्स टू पीस। मतलब आप मोमेंट्स गैदरिंग्स जो करते हैं, कर्फ्यूज वगैरह जो, ये सब को रेस्ट्रिक्शन करता है। क्यों रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी है ना, नहीं तो वही सारे जो दंगे कर रहे हैं वही गैदरिंग अपना करेंगे, कर्फ्यू करेंगे एंड लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेंगे। तो वैसे सिंपल तरीके से याद रखो, ठीक है, जिससे आपको याद रहे तो कहानी के माध्यम से कि हाँ यहाँ पे कुछ दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनको कौन रोकेगा? मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। बट ये सेक्शन कौन सा होगा? 129। अच्छा, ये ग्रुपिंग फिर से ना हो, गैदरिंग फिर से ना हो, कौन सा सेक्शन होगा? वो 144, राइट। हो गया कहानी। एंड देन अब ये हो गया स्टेट वाइज, ठीक है। ये जो सारा पार्ट है, ये जो हमने अभी फर्स्ट टू यहाँ तक पार्ट देखा, ये है हमारा स्टेट बेसिस पे, स्टेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आता है आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ठीक है। याद रखना, ये सब घुमा फिरा के दे देंगे प्रीलिम्स में, फिर गलत करके आ जाओगे। तो it's the duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance. This is the constitutional basis for central intervention in state law and order situation. तो state law and order situation अगर ज़्यादा बिगड़ जाती है तो सेंटर के पास भी इंटरवेंशन करने की अधिकार दी जाती है। कौन सा आर्टिकल? 355। बस इतना याद रखना है, और ज़्यादा हमें डीप वे से पढ़ने की ऐसी कोई नहीं है कि आपका दिमाग अपना खराब करो। स्टैटिक अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट सही करो, स्टैटिक दिमाग लगा के पढ़ो, पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, रिवाइज करो। एंड साथ में करंट यहाँ से ना ऐसे रिवाइज करते जाना, ऐड करना नोट्स में अपने, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए ना आपको। अभी बोलोगे आप स्टैटिक मैम, स्टैटिक तो मैंने नोट्स बनाया लेकिन करंट अफेयर्स का अलग से कॉपी बनाओ, ये वो सब क्यों करना है यार? टाइम वेस्ट क्यों करना आपको? टाइम इज मनी ना। 7 शेड्यूल का आपके नोट्स में है ना, नोट्स होना चाहिए। पॉलिटी के नोट्स बनाया तो वहाँ ऐड करो। ये सारे कोने में बस लिख दो कि एक गैदरिंग को रोकता है, और एक गैदरिंग हो गया अगर तो बाय फोर्स उस चीज को तोड़ता है ना। और सेंटर का भी अधिकार होता है स्टेट को रोकने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। बस हो गया नोट्स करंट अफेयर्स के। देन यहाँ से आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आप बताना कमेंट सेक्शन में, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो खुद के लिए, आपके खुद के लिए, मेरे लिए नहीं है। आंसर आप राइट दोगे, सही दोगे, वो मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द स्टेट टू पावर टू इशू शूट एट साइट ऑर्डर्स इन इमरजेंसी? यही जो धुबरी की न्यूज है यहाँ से ही है, तो आप आंसर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं जो सही होगा वो पिन कर दूंगी, ठीक है। तो उसी को अपना गिफ्ट मान लेना, राइट। बाकी कल तो बोलूंगी, मैं कल बता दूंगी आंसर। देन है आपका नेक्स्ट न्यूज, शिवसागर ओएनजीसी गैस लीक एंड हेल्थ कंसर्न। तो अब ये सबसे पहले देखो यहाँ पे ना मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या, ये सब्जेक्ट रेलिवेंसी यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से GS3 के सिलेबस में है या GS2। ये आप अगर
अगर क्या आपको बनाना ही चाहिए जीएस वाइज नोट स्टैटिक के, ठीक है, तो स्टैटिक न्यूज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा से मुझे लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि आप जो सिलेबस वाइज जो आपके नोट्स बनाए हो स्टैटिक के वहाँ पे ये ऐड करना प्लीज, ठीक है। यू विल थैंक मी लेटर कि एग्जाम में मैम करंट अफेयर्स का ना अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, देन एंड देयर होता गया। तो अभी चाय पीते पीते ये सुन लो एंड फिर चाय पी के थोड़ा सा मेहनत करके वहाँ पे बस नोट डाउन कर लो। तो ये ओएनजीसी गैस लीकिंग ऑनगोइंग फॉर 5 days शिफ्ट, अगर 382 पीपल को रिलीफ कैंप में रखा गया है, लीकेज अभी भी हो रही है, ये सारी तो रेस्पिरेटरी एक्यूट हेल्थ इश्यूज होएगी, ये तो न्यूज है, ये हम सबको पता है, हमारे घर पे भी सबको पता है। बट बीइंग एस्पिरेंट व्हाट यू शुड नो इज, ये जो ओएनजीसी है कौन सी पीएसयू है, कौन सी पीएसयू है, दैट इज नवरत्ना, राइट। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी खराब हो रहा है रेस्पिरेटरी या हेल्थ के, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब याद रखना। देन बीइंग ए पीएसयू इट इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो आर्टिकल 12 मीन्स ये जो ओएनजीसी है ये फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स के जो बाउंड्री है उसको मानना पड़ता है, ओएनजीसी भी मानते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 के अंडर आता है। तो अब 12, आर्टिकल 12 बोलता क्या है, दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे पीएसयू लाइक ओएनजीसी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ये तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है, बट पीएसयू ओएनजीसी क्यों आएगा, एंड वहीं पे आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए अगेन फिर नोट्स होगा ना आर्टिकल 12, उसके कोने में ओएनजीसी ही सिर्फ लिख दो, उतना तो दिमाग आपके पास होगा ही, तो आप वो रिकॉल कर लोगे, क्यों बेकार में एग्जाम से पहले फिर ये पीडीएफ उठाना है ना। अब ये हो गया न्यूज में काम की चीजें की दो बात। अब तीसरी काम की चीज क्या है, अब इन्वायरमेंट ये हमारा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ना, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उसके बारे में भी जानना है। ये कब प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। इससे क्या फायदा होता है, पास तो हो गया, बट ये एक्ट में क्या फायदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो जो हमारी एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होती है, क्लियरेंस इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट होती है उसके चलते जो इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस होती है ना, उस चीज को कौन इम्प्रूव करने की एंड प्रोटेक्ट करने की जो मेजर्स लेते हैं, कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड वही हमारा ये एक्ट कहता है। ऐसे ही तो बिना एक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट आके तो हमें नहीं बोल सकता ना कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आपने ये हानि की है, ये मेजर्स करो आप ताकि आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। कुछ तो एक्ट होगा, तो वही है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एंड साथ ही साथ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी। देखो अभी जो लोग अफेक्टेड हुए हैं गैस लीकेज से, तो उनको ये इंडस्ट्रीज के चलते जो भी हुआ उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, इंश्योरेंस। तो ये ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बोल दो कि आयुष्मान भारत या फिर आयुष्मान स्कीम कुछ होगा हेल्थ रिलेटेड, या हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ स्कीम का नाम बता देंगे तो आप वही टिक कराओगे, नहीं। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है वो, ठीक है। क्या करता है, इमीडिएट रिलीफ is provided to person affected by accident from hazardous substance used by industries, राइट। वो तो मैंने हिंदी में समझा ही दिया आपको, यहाँ पे बस पढ़ लिया मैंने। देन आता है, ये तो एक है डिजास्टर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप जो आपको पता है ना डिजास्टर रिस्पॉन्स कौन, ऑथोरिटी कौन होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको सपोर्ट कौन करता है, एनडीआरएफ दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड स्टेट डिजास्टर दैट इज एसडीआरएफ। लेकिन ये चीज एक एक्ट के अंदर ही आएगी ना, आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो आप ये सारे मेजर्स तो उठाओगे, लेकिन कुछ एक्ट के तहत ही आपको ये अथॉरिटी मिली होगी ना, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो देख रहे हो ये पाइप लीकेज हुआ, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, ओएनजीसी है क्या, इसमें पॉलिटिव पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डिजास्टर पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। आपको रट्टा नहीं मारना है किसी चीज का, एक टॉपिक होगा तो उसे लिंक करना है, हाउ यू लिंक। इसलिए योर स्टैटिक शुड बी स्ट्रांग ताकि आप करंट अफेयर्स को लिंक करो, योर स्टैटिक नोट शुड बी स्ट्रांग ताकि आप वो नोट्स में ऐसे ही करंट अफेयर्स ऐड करते जाओ, ठीक है। ताकि दोबारा आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन उठानी ना पड़े, उठानी भी पड़े तो 10-20 पेज की बस पढ़नी पड़े फैक्ट्स वाले, ये सारे के लिए आपको फिर करंट अफेयर्स नहीं उठाना। डबल मेहनत मत करो, एक बार में करो एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। अब इसी के बेस में क्वेश्चन, व्हाट इज द की इन्वायरमेंटल लॉ मैंडेटिंग ऑन साइड इमरजेंसी प्लान फॉर केमिकल इंडस्ट्री, बिकॉज ओएनजीसी वाला लीकेज हुआ तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू, ताकि आपका प्रीलिम्स फैक्ट भी साथ ही साथ प्रैक्टिस होता रहे। आंसर देना जरूर से कमेंट सेक्शन में।
देन तीसरा न्यूज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर अलर्ट इन असम। सब्जेक्ट रिलेवेंसी अगेन, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास है ना। तो कौन सा रेलिवेंट, GS 3, ठीक है ना। अब ये तो हो गया न्यूज कि ये डिक्लेयर्ड, दैट इज ASF डिक्लेयर हुआ तो नाइट टाइम पिक ट्रांसपोर्ट बैन किया गया, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड GST चलानी हुए बिल, ताकि चलान वाला नहीं, ये बिल के थ्रू में क्या ये ट्रांसपेरेंसी आएगी ना कि हाँ चोर बाजारी कुछ ना हो, ठीक है ना। तो सब ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये तो हो गया न्यूज, ये आम जनता अगेन जानेंगे, बट आप तो एस्पिरेंट हो, आपको थोड़ा बहुत अच्छे से जानना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो, ये जो ASF है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये एक डिजीज है, वन ऑफ द नोटिफिबल डिजीज, राइट। तो ये किसके अंदर आता है, मतलब WHO के अंदर ये डिजीज इसको घोषित किया गया क्या? नहीं, इसको घोषित किया गया OIE। OIE होता क्या है? इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल। OIE तो याद रखना, ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ नहीं है, ये WHO नहीं है, ठीक है, एनिमल हेल्थ। सो उसके अंदर ही ये बोला गया कि ASF इज वन ऑफ द नोटि दैट इज नोटिफिबल डिजीज, ठीक है। अब ये नोटिफिबल डिजीज मतलब क्या है? नोटिफिबल मतलब याद रखो, नोटिस काइंड ऑफ कुछ होगा, थोड़ा ऐसा जुगाड़ लगा के याद रखा करो, ठीक है। मतलब किसी भी अगर कंट्री में ASF होता है, दिखता है, तो वो रिपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये आउटब्रेक हो रहा है, ताकि हम मेजर्स ले सके। तो वही है कि OIE के अंदर इसको इसलिए रखा गया ताकि कंट्रीज जहाँ पे ये देखा गया है वो इस रिपोर्ट को, आउटब्रेक को इन्फॉर्म करे, ताकि ये ग्लोबली स्प्रेड हो इसके बारे में। तो इसलिए तो असम की न्यूज भी न्यूज में है ना, वरना क्यों होती। अब इनको प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी क्यों होता है पिग को, ठीक है। इन मरे तो मरे, हमें क्या, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया के अंडर आता है, जो हमारा अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ इंडिया GDP, समझ रहे हो। ये 4% ऑफ इंडिया GDP में अपना हक देते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, एंड सपोर्ट 20% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली असम में तो करते ही है। क्यों? ताकि फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, रूरल डेवलपमेंट, इसकी फार्मिंग भी तो होती है ना। पिग फार्मिंग का क्वेश्चन आया था इस बार 2025 APSC प्रीलिम्स, दैट इज APSC प्रीलिम्स 2024 वाला, जो अभी 2025 में 8 जून को हुआ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि PYQs में आ चुका है, ठीक है। तो PYQ ओरिएंटेड भी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना। तब ये होता है जूनोटिक डिजीज। अब ये ASF है तो जूनोटिक डिजीज के बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जानना है। देखो, अब साइंस पढ़ोगे, करंट अफेयर्स, फिर से जूनोटिक डिजीज क्या होता है, फिर एग्जाम के एंड में क्यों पढ़ना आपको, साइंस में नहीं पढ़ना, एक ही टॉपिक है, यहाँ से लिंक करो, लिंक, ठीक है। स्टैटिक पढ़ रहे हो, करंट को लिंक करो हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जूनोटिक डिजीज क्या क्या होता है? जो एनिमल से ह्यूमन तक जाता है। बट क्या ASF जूनोटिक है? नहीं है, ठीक है। ये बस इकोनॉमिकली डैमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये पिग्स के अमोंग इतना स्प्रेड अगर कर जाएगा तो पिग फार्मिंग में इफेक्ट होगा, पिग फार्मिंग में इफेक्ट होगा तो 4% ऑफ इंडिया GDP में इफेक्ट होगा, देन 20% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इफेक्ट होगा, तो होगा ना। तो बाकी इनको मेजर्स क्या है, बायो सिक्योरिटी मेजर्स। अभी प्रीलिम्स में ना आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। आपको लगेगा अच्छा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड कुछ मेजर तो नहीं है, लेकिन ना थोड़ा सा ध्यान देना, कॉमन सेंस यूज करना। बायो मीन्स कुछ तो जानवर, लाइव लिविंग थिंग से रिलेटेड होगा, तो ये पिग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इंसानों की सिक्योरिटी की बेसिस तो वहाँ मत करना, ठीक है। तो वही है, क्वारंटाइन, सर्विलेंस, डिसइंफेक्शन किया जाता है, जो भी बेसिक चीजें हैं वही किया जाता है। इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करो, बस बायो सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे लिया जाता है। फॉर एनिमल मोमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड असम लाइफ स्टॉक पॉलिसी क्या है? वही लाइफ स्टॉक पॉलिसी के अंडर क्या होता है? पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग तो हम डिपेंडेंट होते हैं ना, जितनी भी हमारी लाइफ स्टॉक पॉलिसी है उसमें पिग फार्मिंग का जिक्र किया ही जाता है। तो इसलिए इट्स हाईली वनरेबल टू ASF आउटब्रेक्स। इसलिए ऐसे आउटब्रेक्स हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे डिपेंड करती है, इंडिया की GDP डिपेंड करती है। एंड पिग ये आ चुका है, PYQ भी फॉर्म हो गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर फॉर ASF इज इम्पोर्टेंट। ऐसा लिंक करके पढ़ो, सिर्फ रट्टा मार के ये मत पढ़ो, ठीक है। देखो, अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये बोर हो रही है ना, तब नेक्स्ट टाइम बता देना कि मैम इतना एक्सप्लेन मत करना, सीधा पढ़ाते जाओ रोट लर्निंग की तरह। और एक्सप्लेन अगर करते हो, मुझे क्या लगता है, अगर एक्सप्लेन कर रहे हो आप, अगर अभी शाम की चाय पीते पीते ये सुन रहे हो ना, तो थोड़ी कहानी जैसी हो जाती है, याद होती है, एज इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मी,
ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी पढ़ाई को, ठीक है ना। बट ये ज़रूरत नहीं है तो आप बोल देना कि मैम एक्सप्लेन कम किया करो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बिगिनर हो, ये बिगिनर के लिए ध्यान से ही मैं ये इनिशिएटिव ला रही हूँ, ठीक है। नॉट फॉर वेटरन एस्पिरेंट्स, वो भी देख सकते हो ऑब्वियसली, बट बिगिनर्स को ना लिंक करना नहीं आता, हाउ टू लिंक स्टैटिक फॉर विथ दैट सीए, कैसे नोट्स के साथ। तो ऐसे अगर आपको ना अलग से वीडियो भी चाहिए होगा, स्टैटिक कैसे करे, सीए कैसा करे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं संडे स्पेशल आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूंगी, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू गाइस, बस अब बता देना। एंड इसी के चलते हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल एनिमल डिजीज इंक्लूडिंग एसएफ। ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सा है आंसर, ठीक है। तो आंसर देना जरूर से कमेंट सेक्शन में। देन हमारा है सेंसस 2026 अनाउंसमेंट, जीएस 1 पेपर से रेलिवेंट रखता है, ठीक है। तो ये तो टॉपिक पढ़ के पता चल गया कि न्यूज में क्या चल रहा है, फिर भी आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने का मन है, ठीक है। ये तो हेडलाइंस होते हैं, हेडलाइंस हमारे काम के नहीं है, हमारा काम का है कि हेडलाइंस के अंदर छिपे हुए फैक्ट्स जो हमारे स्टैटिक सिलेबस से लिंक हो, ठीक है। तो यह देख रहे हो ना, हर चीज में स्टैटिक सिलेबस से कनेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बकवास नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे, तो इसलिए फॉलो कर लिया करो इस इनिशिएटिव को। तो सेंसस अब नया आने वाला है, तो सेंसस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो सेंसस होता है, देखो कुछ भी चीज होता है ना हमारे इंडिया में, ये जो गवर्नमेंट वाइज, तो कुछ एक्ट के थ्रू होगा, कुछ लॉ के थ्रू होगा। जैसे मैंने कहा पुलिस को, मजिस्ट्रेट को वो पावर अथॉरिटी कैसे मिलती है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो उनमें एक्ट लॉ के थ्रू ही उनको पावर मिली होगी। तो ये जो सेंसस होती है हर 10 साल में एक बार होता है। तो ये क्यों मीन्स लीगल फ्रेमवर्क टू कंडक्ट द डेसिनियल सेंसस इन इंडिया। तो ये एक्ट कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज सेंसस एक्ट 1948। अब ये कौन करता है, ठीक है। अथॉरिटी किसके पास है, रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनको कौन पावर देता है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ठीक है। अब रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये तो एक्ट हो गया। अब मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर पॉपुलेशन सेंसस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड सिविल रजिस्ट्रेशन। अगर एग्जाम में आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर पॉपुलेशन सेंसस ओनली एंड नॉट सैंपल रजिस्ट्रेशन एंड सिविल, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा होगा ना। तीनों के केस में ही नोडल एजेंसी होते हैं कौन, दैट इज रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। तो ये फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है। फर्स्ट कब हुआ था, 1881 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एंड उससे पहले जो लोकलाइज फॉर्म में हुआ था, जो इनकम्प्लीट सेंसस था, वो हुआ था 1878। तो अगर आपको, सॉरी 1872, ठीक है। तो अगर आपको पूछे फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, तो फिर 1881 होगा, राइट। देन यूजेस ऑफ सेंसस क्यों किया जाता है, अगेन कॉमन सेंस, रट्टा मारने की तो कोई जरूरत नहीं है। फंड्स जो देते हैं, सेंट्रल स्टेट डिवाइड होता है, सेंसस सेंसस से हमें पता चलेगा फंड्स कितने, स्कीम्स निकालने क्या नहीं। पार्लियामेंट्री सीट्स जो डिलिमिटेशन कमीशंस लाते हैं, हम सीट्स एलोकेट करते हैं। फिर स्कीम जो मिड डे मील हम देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितना भी, कहाँ से हमें ये सेंसस डाटा से हेल्प होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडियाज यंग पॉपुलेशन इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी, हेंस करेक्ट सेंसस डाटा इज की फॉर रिपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस। देखो ये सारी कॉमन सेंस तो है, बट कभी कभी ना एग्जाम स्ट्रेस में क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा मार्किंग यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। तो ये जो एग्जाम है ना, एग्जाम में क्या होता है, आपका कॉमन सेंस चेक किया जाता है, एंड एग्जाम के स्ट्रेस एंजाइटी में हम कॉमन सेंस खो बैठते हैं कभी कभी। तो इसलिए कॉमन सेंस वाली फैक्ट्स भी मैंने आपको दिया, ताकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आप सीधा टिक करो एंड मार्क्स लेके सीधा जल्दी जल्दी प्रीलिम्स क्लियर करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसस वाले टॉपिक से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप देखो, मैं अगेन कह रही हूँ, दूसरा न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आप जाके देख लो, ठीक है। लेकिन इस तरीके की ना टू द पॉइंट नोट मेकिंग वाली नोट्स, एकदम जिसमें आप देख कर ही आपके स्टैटिक नोट्स में बस ऐड कर दो, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। आपको खुद से गूगल करना पड़ेगा, या होगा भी खुद से फिर समझ के लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पढ़ो, न्यूज में उतना मत डूबो, न्यूज के पीछे जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें डूबो, ठीक है। डूब के लिखो अपने स्टैटिक में, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सिंक्रोनस याद रखना, सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, 72 या कब, बताना आप क्वेश्चन आंसर में, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी एक न्यूज थी,
कि जयशंकर टेलीफोनिक टॉक्स अमीड मिडिल ईस्ट टेंशन। आपको पता है इजराइल ईरान की में टेंशन तो चल रही है आने वाले दिनों में। वी विल कवर इट इन मोर एक्सक्लूसिवली, वी विल कवर इट, ठीक है। और आने दो, अब तो चल रहा है ये प्रोसेस, चलेगा कुछ दिन फिर हम एक साथ देखेंगे इसका, ठीक है। अभी शुरू में नहीं देखेंगे। लेकिन ये न्यूज से हमारा रेलिवेंट कुछ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फॉरेन जो आपका जीएस टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत मेंस में भी आप कोट कर सकते हो एंड प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। आपकी आ जाएगी कि ये जो हम वेस्ट एशिया, ये जो मिडिल ईस्ट, इसमें जो इतना हम बोलते हैं ना कि हाँ शांति बनाए रखो, ये सब क्यों बनाते हैं, मतलब हमारा कुछ तो पॉलिसी होगा, तो वो सब थोड़ा आपको जानने की जरूरत है। दैट इज लुक वेस्ट पॉलिसी। वेस्ट साइड में है ना, तो लुक वेस्ट होगा, ईस्ट नहीं होगा। मिडिल मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट है लेकिन आपको लुक ईस्ट नहीं होगा, वो याद रखना, लुक वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा रिलेशन जो है गल्फ एंड वेस्ट एशिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड, डायस्पोरा वेलफेयर, काउंटर टेररिज्म में हमारा एंगेजमेंट को मेंटेन करता है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी है, मतलब अभी आपसे मैं बात करूंगी, कोई कोई चीजों में फोकस करूंगी, किसी किसी ट्रेड में हो, सिक्योरिटी बेसिस में, तो हमारा रिलेशन कम्युनिटी बढ़ेगा ना, तो वही एंगेजमेंट, इसलिए देयर इज सम पॉलिसी। बस ऐसा सिंपल याद रखने की कोशिश करो। तो लुक वेस्ट पॉलिसी आता है तो इट्स विथ गल्फ एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। देन डायस्पोरा आता है क्योंकि वहां पे इंडियंस तो होंगे ना, तो गल्फ रीजन में अभी एज मिडिल ईस्ट न्यूज में है, तो हमारा कितना है, अराउंड 8 मिलियन इंडिया इन द गल्फ। तो यहाँ से हमें रेमिटेंस भी मिलता है, जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक हिस्सा है, ठीक है। तो उनकी सेफ्टी वेलफेयर के लिए हमें तो डिप्लोमेटिक पॉलिसी के थ्रू उनसे बातचीत करनी होगी ना, क्योंकि इंडियंस भी तो बहुत वहां पे है, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया, क्योंकि 60% ऑफ इंडिया जो क्रूड ऑयल है हमारा वहां से ही सपोर्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे अगर हमारा, वहां पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें, हमारी जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक सकती है, या इन्फ्लेशन हो सकती है। इन्फ्लेशन से फिर क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो सकता है, फिर हमारे स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स है उसमें कमी आ सकती है। तो ये सारा जो इकोनॉमिक स्टैटिक नोट्स है ना, उसमें ऐड करो, या मेंस में जब आएगा तो आप इसको एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो और ये करंट अफेयर्स करो, इस इनिशिएटिव को फॉलो करो, ऑल डन, ठीक है। एंड देन आपका क्या आता है, हमारी आदत है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम किसी के पर्सनल इश्यूज में तो नहीं घुसते हैं, बट हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इंडिया बैलेंसेस इज रिलेशन बिटवीन अपोजिंग पावर लाइक इजराइल अरब, शोकेसिंग मल्टी अलाइनमेंट। तो मल्टी अलाइनमेंट किस डिप्लोमेसी की फीचर है, चाइना की, रशिया की, इंडिया की, यूएसए की, ऐसे अगर आती है तो इंडिया मार्क करना, ठीक है। और ये सारे कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं क्या, फॉरेन ये सब चीजें पॉलिसी वगैरह नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये बस याद रखना, ऐसे कुछ था नहीं, ये न्यूज में तो ठीक है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको ये सारी बेसिक चीजें जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 80 मिलियन इंडियंस, तो गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये सब याद रखो। अभी से थोड़ा स्टैटिक में ऐड करोगे ना तो याद रख पाओगे, एग्जाम के एंड में नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स। देन हमारा नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड द मिडिल ईस्ट, है ये मी मतलब, ठीक है, मिडिल ईस्ट एज वन ऑफ द एपिसेंटर ऑफ इंडियाज फॉरेन एंगेजमेंट। आंसर जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड इनिशिएटिव कैसा लगा आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर के अलावा भी कुछ अगर इनिशिएटिव आपको चाहिए होगी तो आप बता देना। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट पेड टू शहीद कुशाल कोवर, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ट्रिब्यूट दिया गया हमारे चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट डिग्नेटरीज के और से। यहाँ पे जो इवेंट्स हेल्ड हुए, कहाँ पे, अर्बन सेंटर लाइक गुवाहाटी डिब्रूगढ़ में इवेंट्स हुआ, ताकि उनकी स्टोरी किताबों में है, और हमारे जो आने वाले जनरेशन है या अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, उनके आइडियल्स ऑफ नेशनल सर्विस एंड सेल्फलेस के बारे में जान सके, उससे हम इन्फ्लुएंस हो सके, राइट। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से फैक्ट क्या याद रखना है। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1990, 1905, लेकिन ये याद रखना गोलाघाट, थोड़ा थोड़ा बस उनका जो वो देहांत हुआ था कहाँ पे, जोरहट जेल, यहाँ पे। लेकिन एक फैक्ट है, ये एग्जीक्यूटेड ऑन 15 जून 1943 एट 4 इन जोरहट जेल, डाइड रिसाइटिंग फ्रॉम द गीता। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, अगर आता है कि हु डाइड रिसाइटिंग फ्रॉम द गीता, तो आप
जान जाओगे कि दैट इज कुशल कुंवर। ठीक है, तो उनकी जो एंसेस्ट्री है फ्रॉम आहूम रॉयल लिनियज, दैट इज कुंवर टाइटल सिंबलाइज रूरल असमीज प्राइड। ओके, देन स्टडीड एट बेसबोरुआ स्कूल इंस्पायर्ड by Gandhian non-cooperation from 1921, taught at his self-founded primary school Bengmai, worked as a clerk before joining freedom movement। तो ये थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री है पर्सनैलिटी की, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग आए, यू कैन मार्क इट। ठीक है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने, उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, मास सिविल डिसोबीडियंस जो गांधी की अगस्त कॉल थी, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट वे से फॉलो किया था, इट इज डू एंड डाई। ठीक है, but accused of orchestrating train sabotage near Sarupathar, that is गोलाघाट by British authorities। दो एविडेंस तो है नहीं, बट ठीक है, ब्रिटिश तो ब्रिटिश थे, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो उनको, तो इनकी जो सेक्रीफाइस है, नेशनल सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, वो याद रखना। एंड ऑन ही इज ऑनर्ड एज द सोल असमीज मार्टर हैंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। ऐसे स्पेशल पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें याद रखो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर से देना कि हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इज प्राइमरली रिमेंबर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग विच मोमेंट। अभी तो पढ़ा, तो वही है प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रनिंग को हम उत्साहित करते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। अब है रेलवे सेफ्टी क्लियरेंस फॉर आइजल रेल कनेक्टिविटी। ओके, तो ये तो है न्यूज़, लेकिन थोड़ा सा ना इस न्यूज़ में फैक्ट्स है, आ सकता है। ये तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर है, बट ये फैक्ट्स कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये अगर देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको न्यूज़ पूछे भैरवी सिरांग इज लाइक, साइरांग इज इन न्यूज़ रिलेटेड टू क्या, तो रेल कनेक्टिविटी, आइजोल का। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत याद रखना। ठीक है ना। तब जो ये दैट इज द नेक्स्ट डे सीआरएस अप्रूव, सीआरएस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये रूट में कितने टनल्स हैं, दैट इज 32 टनल, 35 मेजर, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर लिखा जाए तो 2 टनल्स होता है, 2 ब्रिजेस है, तो याद रखना कि 30s में तो कुछ तो था। ठीक है, एंड चैलेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि ये टेराइन, माउंटेन एरिया, ये वगैरह वगैरह तो रहता ही है। ठीक है, तो और ये मैप में भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इमेज दे दिया। तो यहाँ पे आप देखना, अगर नॉर्थ टू साउथ आपको आए, साइरेंग यहाँ पे है। ठीक है, हटोकी यहाँ पे है, तो ये है कनेक्शन। तो थोड़ा सा लोकेशन आप याद रखना, अगर पूछते हैं मैच द फॉलोइंग में कभी मैप ही दे दिया एंड ए बी सी डी दे दिया, फिर ए बी सी डी में क्या क्या नाम है वो भी आ सकता है ऐसा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया न्यूज, लेकिन यहाँ से हमें जानना क्या है, देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आपको पता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऑब्वियसली रेलवेज। ठीक है, और रेलवेज में कितनी रेलवे जोन्स है, 18। तो ये वन ऑफ दैट 18 जोन है, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर रेलवे। अभी जो ये न्यूज में था सीआरएस, दैट इज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब रेलवे सेफ्टी देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मार्क करोगे, बट याद रखना हियर इज द कैची पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आता है वो। ठीक है, ताकि रेलवे ऑपरेशन सेफ्टी हो, इंस्पेक्शन, ये सब ट्रायल्स कौन देखते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कौन, दैट इज सीआरएस। किस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ब्रॉड गॉज लाइन, ये हमारा कितना होता है, लाइक मिनिमम थोड़ा सा ये जान लो, मैंने बस लिख दिया कि 1676 गॉज होता है। क्यों, ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी, लार्ज पे लोड्स, ओवर एफिशिएंसी, कुछ भी चीज अगर हम नया कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजों के लिए तो कर रहे हैं ना, स्पीड पे लोड्स, ताकि एफिशिएंसी पहले से ज्यादा हो कंपेयर टू ओल्ड मीटर एंड नैरो गॉज। ठीक है ना। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज तो है यहाँ पे, क्योंकि हिली एंड माउंटेनस टेरेन लाइक मिजोरम रिक्वायर एक्सटेंसिव टनलिंग ब्रिज। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चैलेंज है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन आए, कितने चैलेंजेस है, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है इंडिया में, एग्जाम्पल अगर दे सकते हो तो आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर आया प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी मैंने बताया आपको सीआरएस कौन से मिनिस्ट्री, रेलवेज या होम मिनिस्टर या सिविल एविएशन या रोड ट्रांसपोर्ट, कौन सा है बताना, कमेंट सेक्शन में ना सारा अच्छे से बताना। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन था, 17,000 फार्मर बेनिफिटेड इन मोरीगांव, दैट इज विकसित कृषि संकल्प। तो ठीक है, हमें पता है कि कुछ 17 के फार्मर्स को कुछ फार्म सेंट्रिक पॉलिसी जो होती है, सॉइल हेल्थ इनिशिएटिव, इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, वहाँ पे हेल्प तो हुआ, लेकिन हमें ये जानना है कि दैट इज विकसित कृषि संकल्प,
ठीक है, ये है क्या? और इससे पहले ये जानते हैं कि ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कृषि विज्ञान केंद्र, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये दोनों टर्म्स मेंशन थे। ये है कि एक्चुअली गवर्नमेंट फील्ड बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसलेट करता है इनटू फार्म रेडिंग सोल्यूशन। अब देखो, जो भी रिसर्च करते हैं ना, अब फार्मर्स तो जाके वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं, उस चीज को सोल्यूशन के हिसाब से हमें फार्मर को देना है ना, तो वही रिसर्च टू सोल्यूशन ओरिएंटेड जो फार्मर को दिया जाता है, वो कौन करता है, ICAR एंड कृषि विज्ञान केंद्र। तो ऐसे सिंपली याद रखना। तो अब ये न्यूज में है विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा आपको फैक्ट्स जानना जरूरी है। ये कब लॉन्च हुआ था? मई 2025, अभी हाल ही फिलहाल में हुआ। ठीक है, क्यों हुआ था? ताकि खरीफ सीजन जो है उसके आने से पहले हम फार्मर के साथ कनेक्ट कर सके, ताकि उनको हम क्या क्या इनिशिएटिव दे सके। दैट इज द फ्रंटियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट एडवाइजरी दे सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, क्लाइमेट से उनका क्रॉप्स खराब कम हो उसके अवेयरनेस ऑन क्रॉप इंश्योरेंस, प्रमोशन ऑफ डिजिटल एग्री टूल्स। तो ये सारे बेसिक फीचर्स है, जो भी आएगा ऑल दैट भी होगा। ठीक है, कॉन्डक्टेड बाय मिनिस्ट्री कॉमन सेंस अगेन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, वाया वही हमने जो भी पढ़ा था, KVKs, ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये दोनों के बारे में आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो। फोकस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में है ये मत सोचना। ठीक है, मोरीगांव असम, असम के भी हर जगह पे नहीं है, मोरीगांव असम, एंड देन दिस त्रिपुरा ढलाई, एंड इट इज बस्तर छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह पे। ठीक है, तो ये तो सक्सेस हुआ क्योंकि फार्मर को बेनिफिट तो हुआ हमारे मोरीगांव असम में। राइट, तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। देखो, न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है, वहां से आपको निकालना है स्टैटिक। तो स्टैटिक एग्रीकल्चर कुछ स्कीम्स का बना है ना पेज, वहां पे ऐड करना। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अब आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज मेंस पर्सपेक्टिव से, सॉफ्ट स्किल द मिसिंग लिंक इन एजुकेशन। तो ये टॉपिक था, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ब्रिलियंट ग्रेजुएट्स बट नॉट फ्यूचर रेडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, ग्रेजुएट करना, देखो यहाँ पे बताया कि एकेडमिक एक्सीलेंस है आपके पास। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल स्किल्स नहीं है, ठीक है, सोशल स्किल्स नहीं है, तो क्या फायदा? यानी ये सोशल स्किल, इमोशनल स्किल, इसको ही हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। ओके, तो हमारे इंडियन जो स्किल रिपोर्ट है 2024, वहाँ पे कहा गया है कि 50% ग्रेजुएट तो एम्प्लॉयबल है, एम्प्लॉयबल नहीं है। ठीक है, मीन्स 50% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है, मतलब बाकी के 50% तो अनएम्प्लॉयमेंट है के शिकार है ना। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो हर किसी के पास, अब आप किसी के घर में जाओ, नॉलेज सबके पास है, डिग्री सबके पास है, बट सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल ग्लोबल एविडेंस भी इस आर्टिकल में दिया गया है ऑथर के द्वारा। ठीक है, जो बताता है लिंक्डइन ग्लोबल 10 ट्रेंड्स बताता है कि सॉफ्ट स्किल के चलते 89% हायरिंग फेल होती है। WF फीचर ऑन जॉब रिपोर्ट ने कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, ये सारी जो है ये टॉप 10 कैरियर्स में होने वाली है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि AI आ चुका है। ठीक है, AI से किसी को अगर नॉलेज की कमी भी है, AI से नॉलेज की कमी तो वो जाने वाली है बहुत जो जल्दी, बट इंसानों की जो इम्पैथी है ना, इमोशन, सिंपैथी, लोगों को समझना, उनके दुख को सुनना, समझना, ये सारी चीजें जो ना ह्यूमन वैल्यू है, जितना भी आप AI को पूछ लो, लेकिन कुछ चीजें हैं वो आपको पता है इंसानों को, इंसानों की जरूरत होती है। राइट, तो अभी जो जेंजी में दिखा गया है कि वो डिजिटली फ्लुएंट तो है, लेकिन बहुत सारी इमोशनल रेजिलियंस, इंटरपर्सनल डेप्थ की कमी है, एंड इसलिए हमारी ज़रूरत क्या है, सॉफ्ट स्किल की। ठीक है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वहाँ पे भी हमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बोला गया है, बट इन प्रैक्टिस सॉफ्ट स्किल को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, ये तो लॉन्ग टर्म मेंटरिंग के अंडर आना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखो ना, AI हमें कहता ही है, बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, कि AI हमारी जॉब छीन रही है, बट अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कल को AI भी पढ़ा सकती है। बट जो आपकी दुखों को समझ के आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू योर सोसाइटी, विथ रिस्पेक्ट टू योर लाइक सिचुएशन, हर सोसाइटी सोल्यूशन, सिचुएशन अलग होती है सबकी, तो वो सुन के जो आप सॉफ्ट स्किल इंसान दे सकते हैं, वो AI अब तक तो उतने लेवल में नहीं दे सकता ना। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल का बहुत जरूरी अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, अभी भी हो ही चुका है। तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की एग्जांपल है।
ठीक है, फिनलैंड में कि स्कूल में पहले से ही पढ़ाया जाता है इमोशनल रेगुलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। इमोशनल हम लोगों का आजकल ब्रेकअप होता है, जिंदगी तबाह कर देते हैं अपने, तो इमोशनल रेगुलेट जो भी न्यूज रहता है वो कर नहीं पाते ना। डेनमार्क में भी स्कूलिंग का एम्पैथी, डायलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतने जेलसी भरी हो जाती है। एम्पैथी, दूसरों की दुख दर्द हम समझते नहीं है, किसी को बॉडी शेम कर लेते हैं, किसी को पैसा कम कमाता है, कुछ कम प्राइस की कुछ चीजें लेके आता है तो उसकी भी हम शेमिंग कर देते हैं उनको कि क्या यार तेरी औकात इतनी है। वो सब नहीं करना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो वो सब ये इन कुछ कंट्रीज में ये किया जाता है, जापान, सिंगापुर, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सोशल। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हो। देखो ये अभी डिस्कस किया, ऐसा क्वेश्चंस ना पहले भी आ चुका है और अब भी आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल इन शेपिंग फ्यूचर रेडी सिटीजन्स, हाउ कैन द गैप, दैट इज हाउ कैन द गैप बिटवीन टेक्निकल लर्निंग एंड इमोशनल प्रिपेयरनेस बी ब्रिज। यही जो आर्टिकल है ना, इसी से इसका आंसर दे सकते हो। ये जीएस 2 के अंदर पूछा जा सकता है, एडुकेशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जीएस 3 के अंदर इमोशनल एम्प्लॉयमेंट स्किल ये वगैरह के अंदर। जीएस 4 दैट इज एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस एटीट्यूड है। ऐसे भी एडुकेशन बेस पे, सॉफ्ट स्किल के बेस में आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो ये एडिटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट था जो इतने सारे सिलेबस में आपका कनेक्ट करता है, एंड दैट्स वाई ये अभी मैंने की पॉइंट सबको बता दिया एडिटोरियल से, ठीक है। आप इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। तो आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप सबमिट कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में, वहाँ पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके मुझे यहाँ पे सबमिट कर देना, वी विल चेक इट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ, एंड ऑफ द डे आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया बट ठीक है। ये अच्छे से सुनना, देखो आपकी ना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। एंड स्टैटिक से ना, देखो मैं आपको बोल रही हूँ सीए जहाँ जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स में ऐड करते जाना, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखो आप ऐड करोगे ना तो अलग से आपको सीए की मैगजीन उठाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। यही सब एग्जाम में ये बेसिक चीजें ही पूछते हैं, एंड इसलिए मैं बेसिक, देखो न्यूज़पेपर एनालिसिस आपकी ऐसी होनी चाहिए, आप दूसरे भी देख लो, मैं बोल रही हूँ ना, आज जाके आज का ही 16 जून का न्यूज़पेपर एनालिसिस दूसरे वेबसाइट के देख लो, एंड फिर ये देखो टू द पॉइंट, इजी वे से, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन भी मिल रही है, कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। तो देख लेना, एंड सीधा नोट मेकिंग आपको, यार कहाँ मिलेगा यार, मुझे तो नहीं मिली थी पहले ऐसा कुछ कि सीधा नोट में आप स्टैटिक में ऐड कर लो यार, टू द पॉइंट, कुछ बकवास कुछ नहीं है, पैराग्राफ लिखना कुछ नहीं है। साथ में साथ एमसीक्यूज, वो क्वेश्चन से, एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको दे रही हूँ, एंड साथ में बता भी रही हूँ कि इस चीज में देखो ये मिनिस्ट्री, कैची पॉइंट भी आपको बता रही हूँ कि हाँ देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोचोगे फिर ये होता है, ऐसा है। एंड साथ में एडिटोरियल जो होता है हम डिस्कस करके वहां से क्वेश्चन देते हैं, वो आंसर राइटिंग आप सबमिट भी करो ना। तो इतना कुछ इनिशिएटिव एक साथ हो रहा है, तो आई होप कि आप इस इनिशिएटिव का भरपूर फायदा उठाओगे। देखो आपकी एग्जाम क्लियर हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, यही इंटेंशन है ना। नहीं तो क्यों ही न्यूज़पेपर एनालिसिस लाना है यार, हर चैनल में आजकल न्यूज़पेपर एनालिसिस है। बट ट्रस्ट मी, अभी अगर बहुत लोग फॉरवर्ड करके एंड का सुन रहे होगे तो पहले ये एक बार देख लो, फिर दूसरा देखो, फिर आप देखो आपके फायदेमंद कौन सा है, ठीक है। ज्यादा चीजें शॉर्टकट वे से, ठीक है, मस्ती वे से, टू द पॉइंट वे से कहाँ से आप गैदर कर पा रहे हो, दैट इज ओएसिस एडुजोन की न्यूज़पेपर एनालिसिस है। तो यहाँ आपको हम फ्रीली इतने कुछ अवेलेबल कर रहे हैं, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, फायदा उठाओ यार, ठीक है। चलो कुछ आपको अगर इसके अलावा भी जानना है तो कुछ अलग भी टॉपिक रहता है, यू कैन लेट मी नो, संडे को स्पेशल मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी, कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, ठीक है। एंड अदरवाइज मंडे टू सैटरडे हमारा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आएगा, एंड ट्रस्ट मी मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपका स्टैटिक वर्सेस सीए कनेक्शन तो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, ठीक है। And साथ में आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अगर डेली ये फॉलो करोगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना, प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देखो रोज ऐसे ही 40-50 मिनट का ब्रेक ले लेना, आज थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। 30 मिनट्स में वी विल ट्राई कि हम कवर करें, 30 मिनट ब्रेक रोज ले लेना, चाय पीते हुए, चिप्स खाते हुए, ठीक है, फ्रूट्स खाते हुए, अच्छा खाओ, देख लेना, ठीक है। चलो, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग, ठीक है, अच्छे से पढ़ो।